इस वक्त मिडिल ईस्ट सबसे उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल में हमले के बाद से शुरू हुई जंग फिलिस्तीन लेबनान से होकर अब ईरान और इजराइल के बीच गुज़िश्ता 7 दिनों से लगातार जारी है। आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में जंग मजीद बढ़ सकती है। ईरान इजराइल जंग पर अमेरिका को अभी फैसला लेना बाकी है। हालांकि सीधे तौर पर अमेरिका अभी खुलकर जंग में नहीं कूदा है। फिलहाल हालिया जंग ने मिडिल ईस्ट में कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या एक और गल्फ वॉर होने वाला है। हालांकि कहना मुश्किल है कि गल्फ वॉर हो सकता है, लेकिन मौजूदा कशीदगी को देखते हुए इस इम्कान को नकारा भी नहीं जा सकता। अगर डिप्लोमेटिक कोशिशों से कोई हल नहीं निकला तो फिर एक बड़े जंग के इम्कान बन रहे हैं। आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे कि क्या एक और गल्फ वॉर होने वाला है। साथ ही आज ये आपको बताएंगे कि 1980 से 1988 तक ईरान और इराक की जंग में क्या था, और उसके बाद 1990 से लेकर 91 में इराक और कुवैत की जो जंग हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ था। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो हालात कैसे थे और इस वक्त के जो हालात बने हुए हैं वो किस तरीके के नजर आते हैं। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ हैं, तारुफ आपका कराते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत यहाँ पर करना चाहेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ सोहेल काजमी साहब जुड़ गए हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट, और साथ ही साथ मेजर जनरल राजन कोचर साहब सिक्योरिटी एक्सपर्ट चर्चा में शामिल हो गए। खैर मकदम करते हैं आपका। और बड़ा सवाल अभी इस वक्त जो हम पूछ रहे हैं, जिसके इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं, वो यही है कि क्या एक और गल्फ वॉर में तब्दील हो सकते हैं जो इस वक्त के मौजूदा हालात हैं। राजन साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं इसे? देखिए इरम जी, धन्यवाद, आपने मुझे इस डिस्कशन में शरीक किया। अभी जो चीज़ देखने वाली ये है कि अमेरिका की अभी हेजिटेशन क्या है इस जंग में अंदर आने के लिए जी। और जब तक अमेरिका इस जंग में नहीं आएगा ये जंग और एक्सपैंड नहीं होगी, ये एक लिमिटेड होगी दो देशों के बीच में। तो अभी हम जो देख रहे हैं, आज आई थिंक 8वां दिन हो चुका है जंग का, और मिसाइल्स फायर हो रही हैं ईरान की तरफ से। इजराइल भी अपने फाइटर जेट्स को भी उसने लगाया हुआ है, और वो कोशिश कर रहा है कि एक एक करके जितने भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं ईरान के, इसको ईरान के, उनको एड्रेस करें। अभी आप मान के चलिए कि जिस टाइप के बम इजराइल के पास हैं और जो उनकी कैपेबिलिटी है, ये पूरी तरीके से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नष्ट नहीं कर देंगे। तो वीडियोस आ रहे हैं, कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, पर ये जो स्ट्रक्चरल डैमेज होता है ये टेम्पररी होता है। और जो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं, एक जनरेटर का प्लांट होगा, पावर प्लांट होगा, उनके रिसर्च के ऑफिसेज होंगे जहाँ पे बैठ के वो रिसर्च करते हैं, और उस टाइप के, और ये अगर आप उसको नष्ट करेंगे तो वो एक टेम्पररी आप एक सेटबैक देते हैं उस देश को। वो कुछ महीनों में उसको वो ठीक कर लेगा। जैसे कि आप एक अगर एयरबेस को अटैक करते हैं, तो एयरबेस को भी अगर आपने उसके रनवे को भी अटैक किया तो वो रिपेयर हो जाता है। मुद्दा यहां आ रहा है कि अगर एक मंशा ये है कि आप पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर एक देश का खत्म करना चाहते हैं, वो आसान काम नहीं है। बिकॉज वो देश भी अपनी सुरक्षा के लिए उसने इंतजाम कर रखे हैं। उनको एक अंडरग्राउंड में और पहाड़ों के नीचे जो है उनका पूरा मामला वहां पे है, और आप उसको इजराइल अकेले नहीं नष्ट कर पाता। और अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने बताया, जिस दिन अमेरिका इस युद्ध में घुस जाएगा, जितने भी एयर बेसेस हैं अमेरिका के, वो सारे अंडर अटैक उनको आ जाएंगे। और अमेरिका के पास इतनी एयर डिफेंस ताकत नहीं है कि वो अपने एयर बेसेस को बचा पाएगा। और खास तौर पे जैसे अभी हमने देखा, जिस टाइप के हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान के पास हैं, जो शायद इजराइल को भी एंटिसिपेशन नहीं थी, और जो अभी टेल अवीव में और बाकी जगहों में उसको नष्ट किया गया। दूसरा एक चीज और आ रही है कि इजराइल ने क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। अब
ये जो क्लस्टर बॉम्ब है, ये एक 2008 की इंटरनेशनल कन्वेंशन है, 123 कंट्री है इसके सिग्नेटरी, पर इजराइल और ये अमेरिका इसके सिग्नेटरी नहीं है। और अगर ये क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल हुए हैं तो ये आप मान के चलिए कि और ये जो है लड़ाई और आपकी भयानक होने वाली।